हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने आज जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं, द लोस्ट चाइल्ड है ना, मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ है, उसके हम सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? और ग्रेड 1 की प्रिपरेशन को आप मेरे साथ में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैं 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ आप लोगों के। और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों का जो प्री एग्जाम है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यूज की सीरीज को जो बची हुई है। और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यूज की सीरीज को। चलिए तो हमने अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, और मैंने आप लोगों को 30 नंबर वाला जो क्वेश्चंस था उसका मैंने आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने की बोला था, है ना। तो क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 30 था, व्हाट वाज द चाइल्ड शाउटिंग आफ्टर गेटिंग लॉस्ट, है ना। जब बच्चा घूम जाता है तो बच्चा क्या चिल्ला चिल्ला कर रोता है ना। वो रोता है क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से बिछुड़ गया था, घूम गया था वो। तो वो क्या बोल बोल के रो रहा था, है ना। तो वो बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ओके, चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। और यहाँ से हमारे जो बचे हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ हैं वो आज हम सारे देख लेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने पिछले सारे 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ एमसीक्यूज़ की नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस में जाकर सारे 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, व्हाट इमोशंस रिप्लेस द चाइल्ड एक्साइटमेंट, है ना। कौन से इमोशंस एक्साइटमेंट के बदले वापस उस बच्चे के अंदर आ गए थे, है ना। जो बच्चा बहुत खुश था, लास्ट में उस बच्चे के खुशी वाले जो इमोशंस थे वो किस में बदल गए थे? तो वो बदल गए थे फियर में, एक डर में बदल गए थे, है ना। और ये डर में क्यों बदले थे, इसके लिए आपको मेरी पूरी स्टोरी को वॉच करना पड़ेगा। और आपको स्टोरी वॉच करना है तो आपको मेरे पिछली जो इसकी समरी वाला वीडियो का पार्ट है उसको आपको देखना है अच्छे से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, व्हाट डिड द काइंड मैन डू व्हेन ही सा द चाइल्ड क्राइंग, है ना। जो काइंड पर्सन था, जब उसने एक छोटे से बच्चे को रोता हुआ देखा तो उसने क्या किया? तो वो क्या कर रहा था, वो उसको ढाढ़स बंधा रहा था, है ना, उसको धीरज बंधा रहा था, ट्राइंग टू काम हिम, है ना। वो उसको चुप करवा रहा था, वो बोल रहा था कि चुप हो जाओ बेटा, है ना। उसको तरह तरह की चीज़ें देने की भी कोशिश कर रहा था कि तुम ये ले लो वो ले लो, लेकिन तुम चुप हो जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, हाउ डिड द चाइल्ड रेस्पॉन्ड टू द स्ट्रेंजर्स ऑफर। वो बच्चा अजनबी की जो ऑफ़र दे रहा था, वो अजनबी उसकी बातों को वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा था, है ना। उस वो क्या अपना बिहेव दिखा रहा था? तो वो क्या कर रहा था, ही केप्ट क्राइंग एंड रिफ्यूजिंग एवरीथिंग। जो बच्चा मेले में घूमने आता है और अपने मम्मी पापा के साथ में जब होता है तब उसको मेले की सारी चीज़ें चाहिए होती है ना। लेकिन जब वो बच्चा अपने मम्मी पापा से बिछुड़ जाता है तब उसको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, है ना। उसको बस और बस क्या चाहिए, अपने मम्मी पापा चाहिए। तो वो क्या करता है, सारी चीज़ों के लिए मना करता रहता है और वो रोता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम, व्हाट डिड द स्ट्रेंजर ऑफर फर्स्ट। उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी इंसान ने उस बच्चे को सबसे पहले क्या ऑफ़र किया, है ना, ताकि वो चुप हो जाए। तो उसने सबसे पहले टॉयज़ ऑफ़र किए थे उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, व्हाट वाज द ओनली थिंग्स द चाइल्ड वांटेड ऑफर बीइंग लॉस्ट, है ना। जब बच्चा घूम जाता है तो वो बच्चा लास्ट में मतलब उसको क्या चाहिए होता है? क्या उसको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं? नहीं, उसको मेले की कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती हैं। उसको फाइनली लास्ट में अपने मम्मी पापा ही चाहिए होते हैं, है ना। तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको पेरेंट्स चाहिए होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द चाइल्ड, है ना। कौन सा वर्ड ऐसा है इन चारों में से जो उस बच्चे को डिस्क्राइब करता है या उस बच्चे के लिए जो बहुत अच्छा सूट करता है? तो वो है इनोसेंट, क्योंकि वो बच्चा मासूम था, छोटा था ना, इसलिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, विच वर्ड डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर इन द स्टोरी। अब जो स्ट्रेंजर था, उस स्ट्रेंजर के लिए कौन सा वर्ड इन चारों में से सूट करता है उसको, है ना। तो इन चारों में से उस स्ट्रेंजर को काइंड हार्टेड, है ना, क्योंकि वो आदमी जो था वो बहुत काइंड हार्टेड था, है ना। वो इतना दयालु था। कोई रुकता है क्या किसी और बच्चे के? अगर कोई बच्चा रोता रहता है तो आज की दुनिया में कोई रुकता नहीं है, है ना, कि रो रहा होगा तो रो रहा होगा।
हम क्या करें, है ना, ऐसे करके। लेकिन वो इतना काइंड हार्टेड था, वो उसको उठाता है गोदी में, उसको चुप कराने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा से मैं तुम्हें मिलवा दूंगा, ऐसे करके। इसीलिए वो जो स्ट्रेंजर था वो कैसा था, वो काइंड हार्टेड था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, वॉट डज द चेंज इन द चाइल्ड्स बिहेवियर शो, है ना, उस बच्चे का जो बिहेव था वो बिहेव कैसे चेंज हो गया। वो मेले में आया था तब तो बड़ा खुश था, है ना, बहुत एक्साइटेड था, बहुत क्यूरियस था, लेकिन बाद में जब उसके मम्मी पापा घूम जाते हैं तो उस बच्चे का बिहेव कैसे चेंज हो जाता है, उसका जो बदला हुआ उसका नेचर होता है वो क्या दिखाता है ना। तो उसको समझ में आ जाता है वैल्यू ऑफ लव ओवर मटेरियल थिंग्स। ओके, उसको प्यार की कीमत समझ में आ जाती है कि मेरे मम्मी पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ये मटेरियल थिंग्स मुझे ज़्यादा देर तक खुश नहीं रख सकती हैं। ये चीज़ उस बच्चे को समझ में आ जाती है, उस बच्चे के नेचर से हमको भी ये चीज़ समझ में आ जाती है ना। ये चीज़ सारे दुनिया वालों को समझ में आना चाहिए। और वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो ही हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वही हमारे लिए मायने रखते हैं। बाकी जो मटेरियल थिंग्स जिनके पीछे हम लोग भाग रहे हैं ना, वो इतनी ज़रूरी नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्टोरी बाय द एंड, है ना, एंड में स्टोरी का क्या टोन रहता है। ओके, तो स्टोरी का टोन होता है मेलैंचोलिक एंड इमोशनल। उस स्टोरी, वो जो स्टोरी होती है वो उसमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा उदास हो जाता है। पहले तो बहुत एक्साइटेड रहता है, बहुत क्यूरियस रहता है, बहुत उत्साहित होता है, बहुत खुश होता है वो कि हाँ मेले में जा रहे हैं, हम लोग मेले में जा रहे हैं, मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, ऐसे करके, है ना। लेकिन जब उसके मम्मी पापा घूम जाते हैं तो वो उदास हो जाता है। और जो ये सैड होता है ना, सैड, उदास, उसका ये सिनोनिम्स है मेलैंचोलिक। ओके, ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर सिनोनिम्स भी पूछते हैं, एंटोनिम्स भी पूछते हैं, तो हमको ये याद रखना है। ओके, और इमोशनल का मतलब भावुक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, व्हाट डज द फेयर रिप्रेजेंट इन द स्टोरी, जो फेयर है ना, जो मेला दिखाया हुआ है हमको इस स्टोरी में, वो क्या मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो मेला। तो वो मेला पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अट्रैक्ट करती हैं और जिसके, जो उन चीज़ों की वजह से हम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, है ना, हमारा ध्यान भटक जाता है, हम भटक जाते हैं इस दुनिया में। ओके, तो इसका आंसर होगा वर्ल्डली अट्रैक्शन, है ना, जो संसार की जो क्या बोल सकते हैं ना, इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, है ना, लेकिन वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी आराम से बिल्कुल अकेले में बैठकर सोचो किसी चीज़ के लिए, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आपको लग रहा है कि उस चीज़ के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। कभी उस चीज़ के बारे में ही सोचो कि क्या वो चीज़ वाकई में इतनी इम्पोर्टेंट है जितने हमारे माँ बाप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो एक बार कभी, मतलब भले ही 5 मिनट मिले आपको, लेकिन लाइफ में या कभी भी ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ जो आपको ज़रूरी लग रही है कि हाँ ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में सोचकर, और एक तरफ अपने माँ बाप के लिए और एक तरफ उस चीज़ के बारे में सोचकर देखना। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद में हम 41 देख लेते हैं। हम कभी भी आप ट्राई करके देखना उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में कभी भी ऐसे अकेले बैठे बैठे सोचना कि क्या वाकई में वो चीज़ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई वो, है ना, ऐसे कभी सोच कर देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, व्हाट इज़ द जेनर ऑफ द लोस्ट चाइल्ड, जो द लोस्ट चाइल्ड है इसका जेनर क्या है। तो ये पूरा, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको अपनी पूरी थ्योरी जो मैं करवा कर आई हूँ, इस लेसन की पूरी समरी डिटेल में समझा कर आई हूँ, उसमें मैंने जेनर, है ना, इसकी थीम्स वगैरह सब करवाई है मैंने। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए क्योंकि एक एक पॉइंट हमारे लिए एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो व्हाट इज़ द जेनर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड का जेनर क्या है। तो ये एक रियलिस्टिक फिक्शन है ना, ये फिक्शन, ये स्टोरी ऐसी है जो वास्तविकता दिखाती है हमको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, है ना, ये स्टोरी मतलब कैसे दिखाई गई है हमको, कैसे बताई गई है हमको। तो ये बताई गई है द थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट। ओके, जो तीसरा इंसान हमको ये सब कुछ समझा रहा है। जैसे ये स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है ना, तो मैं कौन हो गई, मैं भी थर्ड पर्सन हो गई ना एक तरह से, क्योंकि
बुक में ये स्टोरी छपी हुई है ना, बुक में ये स्टोरी आई हुई है। अब बच्चा रो रहा है, माँ बाप से मिल रहा है, बिछड़ रहा है, स्ट्रेंजर मिल रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है आप लोगों को? आप लोगों को मैं बता रही हूँ ना। ऐसे ही उस स्टोरी में भी जो ऑथर होता है, वो ऑथर हमको ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं ना। तो वो जो ऑथर हैं, या जो इस स्टोरी को जिस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, तो वो थर्ड पर्सन ऑमनीसिएंट के थ्रू हमको दिखाया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, वॉट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लॉस्ट चाइल्ड टू डिस्क्राइब सराउंडिंग। जो पूरी स्टोरी है हमारी द लॉस्ट चाइल्ड की, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि लिटरेरी डिवाइस क्या है, जैनर क्या है, थीम क्या है ना। इस ऐसे ही क्वेश्चंस हमारी एग्ज़ाम में बनते हैं। तो हमको ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को कवर करके चलना है, और आप ऐसे क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया गया है? इसमें इमेजिनरी लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया गया है, क्योंकि सब कुछ वास्तविक नहीं है ना, सब कुछ इमेजिन करके ही हमको बताया है, लेकिन ये जिंदगी की सच्चाई है ना, ये लाइफ की रियलिटी है इसमें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है ना। तो ये स्टोरी में हमको ये सिखाया गया है कि हमारे माँ बाप जो होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है ना। पेरेंट्स आर इरिप्लेसेबल। ओके, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जगह, उनके प्लेस पे कोई और, वो जगह हमारे माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है। चाहे वो कोई मटेरियल थिंग हो, या कोई दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, वो हमारे माँ बाप की जगह नहीं ले सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, वाई इज़ द स्टोरी टाइटल द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड जो स्टोरी का टाइटल है, वो क्यों है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि ही फिजिकली गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि वो बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, वो खो जाता है, वो उनसे बिछड़ जाता है, इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल द लॉस्ट चाइल्ड रखा गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, वॉट डज द चाइल्ड रिफ्यूजेबल ऑफ टेम्पटेशन एट द एंड शो। है ना, लास्ट में जो बच्चा होता है, उस बच्चे को क्या समझ में आ जाता है ना, उस बच्चे को लास्ट में क्या उसको रियलाइज़ होता है कि वाकई में, मतलब वह जब घूम जाता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे मम्मी पापा से मैं कितना प्यार करता हूँ। और वो हमको दिखाया जाता है पूरी स्टोरी में, हमको भी ये शो मतलब करवाया जाता है कि वाकई में एक सच्चा प्यार और सच्ची केयर कैसी होती है ना। तो ही अंडरस्टैंड रियल लव एंड केयर। उसको बाद में लास्ट में समझ में आ जाता है, जब वो खो जाता है, कि वाकई में सच्चा प्यार और सच्ची देखभाल कौन करता है, तो वो हमारे माँ बाप करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, वॉट यूनिवर्सल थीम डज द स्टोरी डील विथ। ओके, इसमें कौन सा, मतलब क्या, कौन सी थीम ऐसी है जो यूनिवर्सल थीम है, वो आपके, मेरे, या किसी के भी साथ में हो सकता है ना। इस स्टोरी में हमको ये एक मॉरल स्टोरी है ना, एक नैतिक शिक्षा वाली स्टोरी है ये। तो इससे आपको, मुझे, सबको, हम सबको क्या सीख मिलती है? तो इससे ये सीख मिलती है, या इस स्टोरी में ये यूनिवर्सल थीम दिखाई गई है कि इमोशनल बॉन्ड्स ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन और जो बच्चों का जो इमोशनल बॉन्ड होता है ना, वो ऐसा बॉन्ड और किसी का भी नहीं हो सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, व्हाट डिड द चाइल्ड डू बिफोर गेटिंग लॉस्ट। है ना, जब वो चाइल्ड घूम गया था, उससे पहले वो चाइल्ड, मतलब क्या दिखाया जा रहा है इसमें, है ना, उस बच्चे को क्या चाहिए होता है। वॉट डिड द चाइल्ड डू बिफोर गेटिंग लॉस्ट। वो बच्चा जब घूमा नहीं था उससे पहले, तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले वो एडमायर मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों से एडमायर हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो घूम जाता है ना, इसमें दोनों चीज़ हमको बताना है कि पहले घूमा नहीं था, उससे पहले क्या होता है, और जब वो घूम गया उसके बाद क्या हुआ। ओके, तो
पहले तो वो उन चीज़ों से एडमायर हो रहा था, उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। मेले की जो जितनी भी लुभावनी चीज़ें होती हैं ना, इस दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी लुभावनी चीज़ें हैं जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं। और उसके बाद में जब हमारे साथ कोई ना कोई घटना घटित होती हैं, या हम कहते हैं ना कि ठोकर लगती है इंसान को तभी समझ में आता है, तो वाकई में हमको जब ठोकर लगती है तब हमको समझ में आता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन है ना। तो उसको भी ऐसा ही लगता है कि वो सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, बट डिड नॉट गेट एनी, है ना। लेकिन लास्ट में उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो घूम गया था, तो उसको समझ में आ गया था कि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, वाई इज़ द स्टोरी रिलेटेबल टू रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। ये स्टोरी सारे एजेस के रीडर्स से रिलेट करती है। क्यों करती हैं ऐसा, है ना? क्यों? क्योंकि सारी एज के लोग जितने भी होते हैं, सबके अपने माँ बाप होते हैं, चाहे वो बड़े हो जाएं कितने भी, है ना, वो कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए छोटे बच्चे ही रहेंगे। और उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है जितना उनके माँ बाप के पास है, इसलिए हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानो। ओके, इट कैप्चर्स यूनिवर्सल इमोशंस ऑफ लव एंड फियर। वो सबसे सारे रीडर से इसलिए, सारे एज के रीडर से इसलिए रिलेट करता है क्योंकि ये यूनिवर्सल इमोशन है ना। सबके माँ बाप होते हैं और सबके सारे माँ बाप के अपने बच्चे होते हैं, और सब अपने अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और जब बच्चा किसी चीज़ में फंसता है तो सबसे पहले उसको कौन याद आता है? उसको अपने मम्मी पापा याद आते हैं, है ना। तो उसको डर में कौन याद आया? माँ बाप याद आते हैं। ओके, तो ये यूनिवर्सल इमोशन है ना, सबके साथ होता है ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, वॉट डिड द फेयर सिम्बोलाइज इन द बिगिनिंग फॉर द चाइल्ड, है ना। स्टार्टिंग में जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है और बच्चे को दिखाया जाता है, तो वो जो फेयर दिखाया है, जो मेला दिखाया है, वो उस बच्चे के लिए क्या है, मतलब वो क्या है उस बच्चे के लिए, क्या वो जो मेला है वो क्या सिम्बोलाइज कर रहा है। तो वो उस बच्चे के लिए है ना बहुत मज़ेदार होता है, उस बच्चे को उसमें आनंद आता है, वो बच्चा उसमें एक्साइटेड होता है, उत्साहित होता है। तो ये क्या शो कर रहा है इसमें? जॉय एंड फैंटेसी। उस बच्चे के लिए स्टार्टिंग में वो मेला क्या होता है? वो मेला उसके लिए आनंदित करने वाली चीज़ होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, व्हाट डिड द चाइल्ड सी इन द मस्टर्ड फील्ड। उस मस्टर्ड फील्ड में जब वो बच्चा जब मस्टर्ड फील्ड से होकर गुजर रहा था, तो मस्टर्ड फील्ड में उस बच्चे ने क्या देखा? तो उसने क्या देखा? उसने येलो फ्लावर्स देखे थे एंड ड्रैगन फ्लाइज देखी थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, वॉट वॉज द चाइल्ड डूइंग विद द ड्रैगन फ्लाइज। बच्चा ड्रैगन फ्लाइज के साथ में क्या कर रहा था? तो बच्चा क्या कर रहा था? ड्रैगन फ्लाइज के साथ में कैचिंग, उनको पकड़ रहा था, एडमायरिंग देम, और उनके पीछे पीछे भाग रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, वाई डज द चाइल्ड स्टॉप डिमांडिंग थिंग्स, है ना। वो बच्चा चीज़ें मांगना बंद कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है वो बच्चा? क्योंकि लास्ट में जब वो घूम जाता है ना, और वो स्ट्रेंजर उसको सारी चीज़ें ऑफर करता है कि तुम ये भी ले लो, तुम वो भी ले लो, तुम ये भी ले लो, है ना, लेकिन वो बच्चा, उसको कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ही अंडरस्टैंड नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन हिज पेरेंट्स। क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि उसके मम्मी पापा से ज़्यादा बढ़कर या ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, द मैन कन्फ्लिक्ट ऑफ दिस स्टोरी इज़। ओके, द मैन कन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी इज़, है ना, इस स्टोरी का मैन कन्फ्लिक्ट क्या है? तो ये स्टोरी क्या है? एक इंटरनल है। और ये इंटरनल क्यों है? क्योंकि ये इमोशंस को दिखा रही है, ये यूनिवर्सल इमोशंस को शो करती हैं। ओके, तो ये एक इंटरनल स्टोरी है जो कि चाइल्ड्स इमोशंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो जो बच्चा होता है उसके इमोशंस कैसे बदलते हैं, है ना। और इमोशंस हमेशा अंदर से बदलते हैं, है ना। हमको अंदर फील होता है, कुछ दर्द होता है ना, कुछ तकलीफ होती है, तो ऐसा लगता है अंदर से कुछ कुछ हो रहा है हमारे अंदर, है ना। और खुशी होती ना, तब भी हम अंदर से बहुत ऐसे कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि खुशी मतलब फूले नहीं समा रहे हैं, ऐसा तो वही होता है। तो ये पूरा ये सब कुछ क्या है? ये हमारी आंतरिक फीलिंग्स होती हैं, इसीलिए ये इंटरनल है। और चाइल्ड इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, व्हाट लेसन शुड पेरेंट्स लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी से माँ बाप को क्या सीखना चाहिए, है ना। अब इतनी देर तो बच्चों को ही समझाए जा रहे हैं हम कि ऐसा करना चाहिए, बच्चों को ये करना चाहिए, लेकिन इतनी
पूरी स्टोरी में हमने जब इतना सब कुछ पढ़ा है, तब इसमें पेरेंट्स के लिए भी एक सीख है, और वो सीख ये है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऑलवेज कीप चिल्ड्रन क्लोज, हमें हमेशा हमारे बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, वाई इज़ द लॉस्ट चाइल्ड सुटेबल फॉर स्कूल सिलेबस। स्कूल सिलेबस में द लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी को क्यों ऐड किया गया है ना, क्यों इसमें दिखाया गया है, क्यों उसको सूटेबल बताया है सिलेबस के लिए। तो वो इसलिए है क्योंकि जो 9, 10th और 11th 12th के बच्चे होते हैं, उनको क्या है कि उस समय वो एज ही ऐसी होती है, उस एज में उनको दुनियादारी की पता नहीं क्या क्या चीज़ें सबको अट्रैक्ट करती है, और इस एज से हम लोग भी गुजरे हुए हैं, तो ये हमको भी पता है कि वाकई में वो एज कितनी ख़तरनाक होती है ना। और जो उस एज से बचकर निकल जाता है ना, तो वाकई में वो लाइफ में बहुत कुछ कर लेता है ना। और इसीलिए स्कूल के इस सिलेबस में इस लेसन को ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि जो इमोशनल वैल्यूज़ होती है ना, जो इमोशनल वैल्यू होती है, जो माँ बाप के साथ हमारा जो इमोशनल टच होता है ना, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए इट टीचेस इमोशनल वैल्यू, ये हमको इमोशनल वैल्यू को दिखाती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, व्हाट डज द राउंड अबाउट रिप्रेजेंट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो राउंड अबाउट, एक मैरी गो राउंड नाम का एक जो झूला है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है जॉयस अट्रैक्शन ऑफ लाइफ, है ना। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे आनंद आते रहेंगे, है ना, जो हमको अट्रैक्ट करेंगे, हमको मज़े देंगे, लेकिन वो जो मज़े होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। उसके बाद में जब रियलिटी हमको समझ में आती है, जब रियलिटी दिखती हैं, तब हमको समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, वॉट काइंड ऑफ एंडिंग डज द स्टोरी हैव। इस स्टोरी की एंडिंग क्या है ना, किस टाइप की, या इस स्टोरी को कैसे एंड किया है। तो इस स्टोरी को इमोशनल एंड थॉट प्रोवोकिंग का मतलब है कि, है ना, अपने मतलब विचार करना है, किसी चीज़ पर विचार करना चाहिए हम लोगों को, है ना। थॉट प्रोवोकिंग क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ उस बच्चे को ही नहीं दिखाया गया है, ये पूरी दुनिया के इंसानों को समझाने के लिए भी, विचार करने के लिए भी बताया है कि आप विचार कीजिए इसके ऊपर कि वाकई में हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है ना, क्या इम्पोर्टेंट है, या ये जो दुनिया की सारी मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है, ये इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं, या हमारे माँ बाप इम्पोर्टेंट होते हैं ना, ये सब कुछ दिखाया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, विच फेस्टिवल सेटिंग कैन बी इन्फेड फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी में कौन से फेस्टिवल को दिखाया गया है? तो इस स्टोरी में हमने देखा था स्प्रिंग फेस्टिवल, बसंत पंचमी के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो इस स्टोरी में बसंत पंचमी के बारे में बताया गया है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि बहुत इजी है, ये आपको आ ही जाएगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए कि हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है ना। तो ये तो शायद मुझे आपको बताना भी नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और आपको सेशन कैसा लगता है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू।